हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 को हमने पूरे का पूरा वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी जो है मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे जो है देख लेना। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे भी आराम से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, मतलब कि जब भी किसी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है किसी वायर से तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। अब देखते जरा कि मैग्नेट क्या होता है। जाहिर हमने जो है मैग्नेट तो देखा ही होगा बचपन में। क्या करता है, हम जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं या स्टील निकल की चीजें होती है इनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो मेटल क्या है, मेटल इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, है ना। इसी को तो हम मैग्नेट कहते हैं ना। और इसमें एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो सेम पोलैरिटी के जो मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट का जो सेम पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है। मींस अगर नॉर्थ पोल को साथ में लाएंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या फिर हम साउथ पोल को एक साथ लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे। और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं, मींस मतलब कि किसी भी मैग्नेट के अलग अलग जो पोलैरिटी होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को अगर पास में लाएंगे तो दोनों को क्या, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गया कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये जो हमारा है इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसी मैग्नेटिक फील्ड में ही तो अगर कोई मेटल की बॉडी या फिर कोई दूसरा मैग्नेट अगर आता है तो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए मैग्नेट। मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से जो है ये क्या होता है, मेटल की बॉडीज को या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को ये अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है किसी मैग्नेट के अराउंड में, है ना, उसमें क्या होता है, मैग्नेट जो है अपने मतलब कि फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। बस अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। अब देखिए हमारा जो मैग्नेट है, मैग्नेट का अराउंड हमें तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं दिखाई देता ना। हम जो एक्सपेरिमेंटली ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा हम करेंगे भी आगे चल के कि किस ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी देखने वाले हैं। इससे पहले ये देखिए हमें तो नहीं दिखाई देता ना, तो हम ये जो इस तरीके हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और इस इमेजिनरी लाइन को ही जो है हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये जो इस तरीके का जो मैग्नेटिक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किया गया है अराउंड द बार मैग्नेट, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट इन विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। जो कि मैग्नेट के किसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को शो करा गया है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, और एक्चुअली जो है बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही प्रोड्यूस होता है जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए बार मैग्नेट बाय यूजिंग ए आयरन फाइलिंग। ठीक है, अब देखिए आयरन फाइलिंग द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को जो है जरा हम देखने की कोशिश करेंगे।
देखिए हमने अभी यहाँ पे इमेज के थ्रू जैसा कि दिखाया कि बार मैग्नेट द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ऐसा प्रोड्यूस होता है। अब हम कैसे मान लें कि भाई ऐसे ही प्रोड्यूस होता है? तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे जो हम एक बार मैग्नेट रख देते हैं, ठीक है, नीचे हम इस तरीके से बार मैग्नेट रख देते हैं और उसके ऊपर जो एक कार्डबोर्ड रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके का। ये देखिए कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है आयरन फाइलिंग को जो है स्प्रिंकल्स किया जाता है, मतलब कि छिड़का जाता है। जैसे ही हम इसके ऊपर जो है आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है, ठीक है। और अगर हम इसको गौर से देखें, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ही है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ और एंड हुआ साउथ पोल की तरफ, है ना। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ, साउथ पोल की तरफ एंड किया, है ना। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके के, है ना। तो ये कुछ ना कुछ बिल्कुल जो है डिट्टो एकदम जैसा कि अभी हमने इमेजिनरी लाइन के थ्रू बनाया, बिल्कुल वैसा ही तो है ना, है ना। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, ये कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है जो इमेजिनरी जो हमारा आयरन फाइलिंग है वो कुछ इसी तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इससे भी अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कंपास के हेल्प से। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपास होता क्या है। तो कंपास जो होता है एक डिवाइस होता है जो कि डायरेक्शन को देखने का काम आता है ना। और ये जो कंपास है, इस कंपास में जो ये निडल होता है ये मैग्नेट का होता है, ठीक है। और ये मैग्नेट का जो निडल है ये पाइवोटेड होता है इस पॉइंट पर, मतलब कि पाइवोटेड होता है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है अपने आप को मूव करा सकता है ना। तो ये है कंपास की कुछ प्रॉपर्टीज। तो कंपास क्या है? कंपास कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट यूजुअली फॉर्म एन पॉइंटर, है ना। ये जो है टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट होता है, ठीक है। और जो कि क्या करता है, फ्रीली रोटेट करता है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है ये रोटेट करता है, मींस ये ऐसे 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 रोटेट करेगा, है ना। तो ये हो गया कंपास के बारे में कि कंपास जो है एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, डायरेक्शन को देखने के काम आता है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शन के हिसाब से जो है ये नीडल जो है हमारा मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को जो है मैं कंपास के हेल्प से भी दिखाने वाला हूं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया आयरन फाइलिंग के हेल्प से मैंने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट, है ना। उस पैटर्न को मैंने शो करके दिखाया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पर जो है आयरन फाइलिंग को हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया तो ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया, जो कि बिल्कुल ही इसी तरीके के जैसा है, बिल्कुल ही ऐसा ही है ना। अब इससे भी प्रूफ नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, एक बार कंपास की हेल्प से भी कर लेते हैं। हमने क्या, देखिए हमने एक बार मैग्नेट लिया। अब बार मैग्नेट से बिल्कुल ही चिपके हुए पर जो है हमने यहाँ पर कंपास रख दिया। अब कंपास रखा तो क्योंकि हमारे जो कंपास का ये जो नीडल होता है वो मैग्नेट का बना होता है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है मूव कर सकता है, तो ये क्या होता है, अपने आप को जो है कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेता है। इस तरीके से क्यों अलाइन किया, क्योंकि देखिए निडल का जो हमारे कंपास निडल का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि मैग्नेट का जो अपोजिट पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो निडल का नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पर जो है हमने साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को जो है इस तरीके से पॉइंट कर दिया। पेंसिल से कर लो, पेन से कर लो, इस तरीके से पॉइंट कर लो। फिर जहां पर आपने पॉइंट करके खत्म किया वहां से फिर इसको अब इस कंपास को उठाइए और इस पॉइंट पर फिर से रख दीजिए, ठीक है। उसी से ही चिपकाकर फिर रखिए। आप फिर देखेंगे कि कंपास का जो है नीडल हल्का सा इस तरीके से हो गया, चेंज हो गया और ये कुछ इस तरीके से में जो है अलाइन हो गया। फिर ऐसे करते 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 रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए। तो आप जब इस इन पॉइंट को जो है प्लॉट करते जाना है, मतलब कि जो हमारा कंपास का जो नीडल है इनके पॉइंट को जो है प्लॉट करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, और एक बार जब आप इन सारे पॉइंट को मिलाओगे तो ये कुछ इसी तरीके का बनता है। देखिए इसी तरीके का जो है मैग्नेटिक पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमें पूरा बिलीव हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो कुछ इसी तरीके का बनता है ना। हमारे बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इसी तरीके का ही बनता है। इससे हमारा प्रूफ हो जाता है,
ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जरा उनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है एंड साउथ पोल पर जाकर एंड होती है। यहां पर देख भी सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकला एंड साउथ पोल की तरफ चला गया। ठीक है, तो यहां पर भी वही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल, और साउथ पोल पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ ए मैग्नेट, है ना। मैग्नेट का जो पोल होता है, मैग्नेट का मतलब कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बहुत ही ज्यादा पास पास होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कितनी पास पास है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कितना दूर दूर है ना। तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोजर होती है कहां पर, पोल के पास बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, है ना। एंड दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, और दूसरी जगह पर ये क्या होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, मतलब कि दूर दूर होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब जरा ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, जरा समझते हैं। अगर मान लीजिए कि फील्ड लाइंस, एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को काट लिए, अगर यहाँ पर काट लिए तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो है दो डायरेक्शन हो गई, एक तो डायरेक्शन इधर हो गई और एक डायरेक्शन यहाँ पर हो गई, और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो फिर यहाँ पर तो दो बना दिया, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। तो पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पॉइंट पर जो है एंड हो जाती है, एंड देन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट के अंदर से फ्लो करता है, मतलब कि नॉर्थ पोल से फिर साउथ पोल की तरफ जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पोल्स के पास बहुत ही पास पास होती है। तीसरी पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब कि देखिए जैसा कि हमने बार मैग्नेट को अभी पढ़ा, बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी तरीके से हमारा अर्थ भी जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब कैसे करता है जरा समझते हैं। देखिए हमारा जो अर्थ है वो कुछ एक जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा सा बार मैग्नेट जो है हमारे अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है, और वो जो है कुछ इसी तरीके का जो है बार मैग्नेट की तरह ही जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अर्थ भी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट में भी लिखा है द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट, ये खुद ही जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो बिल्कुल ही सिमिलर होता है बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, बार मैग्नेट का जिस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके का जो है अर्थ का भी जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और एक चीज देख लेते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए अर्थ जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ की जो भी है खुद की एक एक्सिस होती है जिस एक्सिस पर जो है वो रोटेट कर रहा होता है ना, और इस रोटेशन के कारण ही तो है दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, है ना। तो ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होता है ना। तो अर्थ जो है जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, और एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो मैग्नेट के सेंटर से पास कर रहा हो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 11.5 डिग्री होता है ना। यहां पर होता है 11.5 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया अबाउट 15 डिग्री, गलत लिख दिया मैंने, होता है 11.5 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ
11.5 डिग्री विथ जियोग्राफिकल एक्सिस, मतलब कि मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 11.5 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि हमें चैप्टर के शुरू में ही हमने समझ लिया था, इसका इस टर्म का मतलब समझ लिया था कि जब भी किसी वायर में जो है करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और इसी चीज को जरा एक बार और समझ लेते हैं। करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मतलब कि जब भी किसी जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। और जितने भी इलेक्ट्रिकल मोटर है या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर है, टेलीफोन है, रेडियो है, ये सभी किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर को आगे हम पढ़ने वाले भी हैं। तो ये सभी के सभी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर कि ये देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, इसको जो हमने जो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इस वायर से जो है करंट फ्लो होना चालू कर दिया। जैसे ही इससे करंट फ्लो होना चालू हुआ, देखिए सबसे पहले तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा कंपास है, कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। पर जैसे ही मैंने इस वायर से जो है करंट ऑन कर दिया, जैसे ही इस वायर से करंट फ्लो होना चालू हो गया, इस कंपास का जो नीडल है उसने डिफ्लेक्शन शो चालू कर दिया, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि जो हमारा कंपास है वो अपना नीडल को तभी डिफ्लेक्ट करवाता है जब उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ, इट मींस यहाँ पे जरूर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना। और इसी चीज को तो हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो है मैग्नेटिक कंपास, जो हमारा कंपास है उसका नीडल जो है डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उनके जो है अलग अलग शेप होते हैं। मतलब कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा। अगर सर्कुलर वायर हमने यूज किया है तो उस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड का शेप कुछ और होगा। अगर मैंने इसको जो है गोल 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 लपेट कर जो है मैंने एक सिलेंड्रिकल कॉइल बना दिया है, तो उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ और ही बनेगा, है ना। तो हम जो इस चैप्टर में जो है 3 तरीके के कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को हम समझने वाले हैं, सर्कुलर लूप के कारण हम समझने वाले हैं, और तीसरा सोलेनॉइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनके बारे में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उनके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरीके का प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, ऐसा सर्कल्स जिनके सेंटर्स क्या हो, सेम हो। ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम हो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, जिनका सेंटर क्या होता है, वायर के ऊपर लाई करता है, मतलब इन सभी सर्कल का जो सेंटर है वो इन वायर के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए अगर किसी वायर में जो है करंट ज्यादा फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो पहला तो यही हमने लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू ए वायर, मतलब कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना मैग्नीट्यूड का जो है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस होगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ डेड पॉइंट फ्रॉम द वायर, मतलब कि हमारा जो है सर्कल जो होगा वायर से जितना दूरी पर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उतना ही कम होगा, और जितना पास होगा उसका जो है मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है
उसके थ्रू जब हम करंट को पास करते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पर अब हम ये देखने वाले हैं कि जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे देखें, मतलब कि कौन सा ऐसा रूल है जिससे जो हम करंट के डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए जो रूल बनाया गया है उसका नाम है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर जो करंट है वो कुछ ऊपर से फ्लो हो रहा है। अब भाई ये कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, लो यार इसे बैटरी से कनेक्ट कर दो ऐसे। अब तो लग रहा है ना कि वायर, अब तो लग रहा है ना कि अब क्योंकि इससे फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल इसे देना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसको हम कैसे पता करें, ठीक है। तो इसके लिए जो रूल है, देखिए क्या करते हैं कि करंट जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अपने थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट कर दीजिए। तो देखिए मैंने अपना थंब इस डायरेक्शन में रख दिया, मतलब कि करंट के डायरेक्शन में रख दिया। तो हमारे बाकी के जो 4 उंगलियां हैं, हमारे बाकी के जो 4 उंगलियां हैं वो क्या करेंगी, वो इस तरीके से इनक्लोज हो जाएगी या इन सर्कल हो जाएगी या इस तरीके से मुड़ जाएगी जैसे वो क्या कर रही होगी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। इस तरीके से मुड़ जाएंगी वो, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। जरा इसको जरा हम समझ भी लेते हैं। जो मैंने लिखा है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, है ना। आपने राइट हैंड से जो है आपने जो है करंट को मतलब वायर को जो है पकड़ लिया है, करंट कैरिंग वायर को पकड़ लिया, मतलब कि ऐसा वायर जिसमें करंट हो उसको पकड़ लिया, ठीक है। और आपने इस तरीके से पकड़ा है कि जो आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने इस वायर को इस तरीके से पकड़ा है कि आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में। तो द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स इनसर्कल द वायर, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका जो वायर, आपका जो फिंगर्स है वो वायर को इनसर्कल करेगी, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मुड़ेगी, जिस डायरेक्शन में वो पकड़ेगी, वही क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए वायर। वही हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड ए मतलब वायर, मतलब कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के बारे में। अब आगे देखते हैं, आगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू ए सर्कुलर लूप, ठीक है। मतलब कि अगर हम सर्कुलर लूप के थ्रू अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो कि किस तरीके का प्रोड्यूस होता है तो उसके बारे में देखिए हमने क्या कर लिया है, इस तरीके का जो है कार्डबोर्ड ले लिया है और इस कार्डबोर्ड में जो है 2 छेद कर दिया इस तरीके से, पहला और दूसरा, और इसके ऊपर जो है इस तरीके से जो है हमने सर्कुलर वायर जो है इस तरीके से ले लिया है और इस सर्कुलर वायर को जो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, जाहिर सी बात है भाई कि इससे जो है करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो चालू हुआ इसका अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के हिसाब से हमें पता है कि जब भी किसी वायर में करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये हमारा जो सर्कुलर वायर है इसके पास जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे सर्कल का जो साइज है वो बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पर सर्कल का साइज जो है वो बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा और एक मिड पॉइंट आएगा जहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है छोटा होते जाएगा छोटा होते जाएगा छोटा होते जाएगा और वायर के पास आते ही जो है सर्कल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है अराउंड ए सर्कुलर लूप, ठीक है। इसको जरा हम पढ़ भी लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप, मतलब करंट कैरिंग लूप के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है। एज वी गो अवे, जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स बिगर एंड बिगर, एकदम बड़ा होते जाता है होते जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बड़ा होती जा रही है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के जो सेंटर पे होगा ये मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, बिल्कुल ही सीधा हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ही सीधा हो जाएंगे एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप।
सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनता है ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, अब आगे देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज। जैसे कि हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में देखा, उसी तरीके से जो हम यहाँ पर भी देखने वाले। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये सर्कुलर कॉइल जो है, इस सर्कुलर कॉइल में जैसे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स 2 3 4 5 6 7 8 10 इस तरीके से टर्न्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएंगी। दूसरा क्या है, इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ये सर्कुलर वायर में जो है करंट की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, करंट का जो अमाउंट है वो बढ़ा दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है, डिक्रीज द रेडियस ऑफ ए कॉइल। कॉइल का रेडियस जितना छोटा रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही तगड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर लूप के बारे में। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, है ना, मतलब कि सोलेनॉइड के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। अभी तक हमने दो देख लिया, सर्कुलर कॉइल देख लिया, सर्कुलर लूप देख लिया और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देख लिया। अब तीसरा टाइप का जो है जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, देखिए सबसे पहले जो हम जो है इस तरीके से सर्कुलर टर्न्स जो है हम लपेटते जाते और इस तरीके से जो है मतलब सिलेंड्रिकल शेप का जो है एक कॉइल बन जाता है जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या है, द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो है बहुत ज्यादा जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं आपस में होते जाते और एक लॉन्ग कॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ना। इस तरीके का जो है सिलेंड्रिकल कॉइल का जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है बार मैग्नेट। मतलब कि एक बार मैग्नेट में जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बिल्कुल हूबहू वैसा ही जो है सोलेनॉइड के केस में भी होता है। ठीक है, यहां पर भी मान लीजिए कि यहाँ पर ये सोलेनॉइड नहीं है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट मान लीजिए, तो बार मैग्नेट में भी तो ऐसे ही होता था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता था और साउथ पोल की तरफ जाता था। यहां पर भी तो वही हो रहा है, देखिए फिर ये नीचे से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गए नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, और यहाँ पर भी है ना इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है सोलेनॉइड के केस में वो सिमिलर होता है एज ए बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट की तरह ही जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का। ठीक है, अब इसके भी जो है स्ट्रेंथ को जरा देखते हैं कि किस तरीके से इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड्स में जितने ज्यादा हम टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा इसमें जो है सर्कुलर कॉइल ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना स्ट्रेंथन जो है होता जाएगा, मतलब कि उतना मजबूत ज्यादा ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए करंट का, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तीसरा, द नेचर ऑफ ए कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड। मतलब कि यहाँ पर जो जिसके ऊपर ये लपेटा गया है ये कॉपर इंसुलेटेड वायर वो क्या होता है, एक कोर मटेरियल होता है ना, कोर मटेरियल होता है। और कोर जितना अच्छा कोर मटेरियल लेंगे, है ना, उतना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो इसके 3 पॉइंट्स है कि आप जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए या फिर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, और तीसरा अच्छे क्वालिटी का अच्छे नेचर का जो है कोर मटेरियल यूज कीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ, है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट का मतलब मैग्नेट, मतलब कि ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब कि जैसा कि हमने देखा कि भाई ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना हो, है ना, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बना हुआ हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये भी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ही वर्क करता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो है सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल लेते हैं, और इस सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल पर जो है हम कॉपर का जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो हम लपेट देते हैं। इस तरीके से देखिए लपेट दिया, जैसे ही हम इसके ऊपर लपेटते हैं और इन लपेट कर जो जब हम इनके दोनों एंड्स को जो है जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो एकदम बिल्कुल जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब कि इसका राउंड अगर आप किसी मेटल की बॉडी को अगर लेके आ जाओगे तो इसके पास जो है चिपकना चालू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया गया, एक कील लिया गया है ना, और इस कील के ऊपर जो इस तरीके का जो कॉपर का वायर जो है लपेट दिया गया, और इनके जो दोनों एंड से इनको जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोहे की चीजें हैं, ये पिन जो है इसको जो इसने अट्रैक्ट कर लिया, मीन्स ये जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये बिल्कुल ही मैग्नेटाइज हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जरा समझ लेते हैं, इसको पढ़े भी लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, वायर रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब कि एक सॉफ्ट आयरन कोर पर जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो है लपेटा जाता है, दैट इज मैग्नेटाइज, जो कि क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है कॉइल से पास करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होकर जो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मेटल की बनी हर चीज को जो है ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर एक कंडीशन है, जब ये मैग्नेट बनेगा ही नहीं। कैसे? जब अगर इसमें करंट जो है फ्लो बंद कर दिया जाए, मतलब कि इस कॉइल से जो है करंट फ्लो बंद कर दिया जाए, तो बिल्कुल ही जो है मैग्नेट नहीं बन रह जाएगा, बिल्कुल ही नॉर्मल सा मटेरियल हो जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें करंट रहेगा जब तक ही ये मैग्नेट है। अगर करंट खत्म हुआ तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो भी खत्म हो जाएगा, इसका मैग्नेट का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट जब ही है जब तक इसके अंदर करंट है, करंट अगर खत्म तो ये इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा एक बार मैग्नेट शुरू में हमने देखा, और अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई में। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए बार मैग्नेट किसे कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट को कहते हैं। मतलब कि एक बार अगर इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गए तो ये हमेशा रहेगा, इसको करंट से कोई लेना देना नहीं है, करंट है या नहीं है, धूप है या शाम है, दोपहर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अगर बार मैग्नेट है तो है मैग्नेट, ये हमेशा बार मैग्नेट रहेगा, है ना। और इसलिए इसको जो हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये अपनी मैग्नेटिज्म तभी तक रख पाते हैं जब इनके अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है। अगर करंट फ्लो होना बंद हुआ तो इनकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल मटेरियल सा बिहेव करते हैं। ये किसी भी फिर मेटल की बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट passing through it. So magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as a desire. ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है हम अपने अकॉर्डिंग जो यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमारा अगर मन कर रहा है कि हम इसे मैग्नेट की तरह यूज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, स्विच ऑफ कर दो, अपने आप ही इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? इन परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि इनके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो थोड़ा वीक लगता है, और यहां पर जो फोर्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और तीसरा क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? जो हमारा जो यहाँ पर वायर है, यहाँ पर जो वायर है, इस वायर में ज्यादा करंट अगर फ्लो करवा देंगे तो इसमें जो है इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। या फिर हम अगर इसका जो सॉफ्ट आयरन कोर अच्छे मटेरियल का यूज करेंगे तब भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। या फिर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, इसमें बहुत ज्यादा सर्कुलर टर्न्स जो है कॉपर के जो है अगर हम ऐड करते जाएं तो भी इस केस में क्या हो जाएगा कि
इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे उतना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। और दूसरा, चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब कि इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको चेंज करके भी जो है हम इसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इस केस में हम चेंज नहीं कर सकते, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है एंड ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, द नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, है ना। यहाँ पर जो पोलैरिटी है परमानेंट मैग्नेट की, या जिसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट की, वो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड होती है। बट पोलैरिटी की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में तो वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लिया तो इनकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। देखिए ये अभी क्या है, ये प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस से कनेक्टेड है, और अगर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो इसका पोलैरिटी भी फिर चेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का खासियत है कि अपनी पोलैरिटी चेंज कर सकता है, ये अपने स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है और ये अपने डिजायर के अनुसार जो है इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। पर बार मैग्नेट को जो है हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। ये जो फोर्स जो है वीक फोर्स एक्सर्ट करता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है ना। इसके स्ट्रेंथ को जो हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो है किस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडीज में जो है मैग्नेटिज्म कैसे आ सकता है ना, उसको जरा समझते हैं। हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, राइट, जैसे कि कैल्शियम 2+, है ना, कैल्शियम 2+ हो गया, मैग्नीशियम 2+ हो गया, है ना, मैग्नीशियम 2+ हो गया, ये सारे क्या है, आयंस ही तो हैं। या फिर अगर हम बात करें Fe2+, Fe3+, है ना, Fe2+ हो गया या Fe3+ हो गया, ये सारे क्या है, आयंस है ना। ये आयंस जो है हमारे बॉडी में मूव करते हैं, है ना, और मूव करने के कारण क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी आयंस मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और इस चैप्टर में अभी हमने सीखा है कि जब भी किसी वायर से करंट प्रोड्यूस होता है, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, ये आयंस जो है मूव करते हैं विथ नर्व सेल के साथ जो है मूव करते हैं, और ये मूव करने के कारण जो है क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे बॉडी में भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जरा इसको पढ़ भी लेते हैं। एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। हमारे बॉडी में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, इनके मूवमेंट के कारण जो है एक वीक करंट जो है प्रोड्यूस होता है ना। और व्हेन ए वीक आयनिक करंट फ्लो अलोंग ए नर्व सेल्स, हमारे नर्व सेल्स के थ्रू जब ये वीक आयनिक करंट जब फ्लो करता है तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम कहते हैं मैग्नेटिज्म इन ए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मींस जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो किस तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है इस तरीके से जो है हम लटका देते हैं। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर को जो हमने जो इस तरीके से हैंग कर दिया है। ठीक है, और उसके बगल में जो हमने जो एक मैग्नेट को लगा दिया है। मैग्नेट क्यों लगा दिया, मैग्नेट हमने इसमें इसलिए लगा दिया है ताकि जो इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ताकि एक कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आ जाए। ठीक है, इस वजह से जो यहाँ पर जो है मैग्नेट लगा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से जो है करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये मैग्नेट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, और एक करंट
करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इस वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा जिसका नाम है मैकेनिकल फोर्स, और ये मैकेनिकल फोर्स ही जो है इस मेटल के स्ट्रिप को जो है इधर मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगा रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, और यही मैकेनिकल फोर्स जो है वो कंडक्टर को जो है मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जरा इसको पढ़ भी लेते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक मैकेनिकल फोर्स जो होता है वो एक्सर्ट होता है ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पे जो है मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है, और ये मैकेनिकल फोर्स ही जो होता है कंडक्टर को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे हम इसके डायरेक्शन को जो है, ये मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को हम कैसे देखें, कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर जो है कभी इधर मूव करेगा या उधर मूव करेगा या किधर मूव करेगा, किधर फोर्स लगेगा, उसको हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये मेरा करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मेरा हो गया करंट की डायरेक्शन, मतलब कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, मतलब कि मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो करंट के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब कि ये करंट के परपेंडिकुलर भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो लगता है, पहली बात फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में और इसके ऊपर करंट, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इस वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा पर किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा एंड करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैं यही समझाने की कोशिश किया हूं कि जो फोर्स होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो एक्सर्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा एंड करंट के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। The maximum force is exerted on a current carrying conductor when it is perpendicular to the direction of magnetic field। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, मान लीजिए कि ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस तरफ है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो उस केस में जो फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो लगेगा मैक्सिमम, राइट, क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। और दूसरी बात, अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन के सेम है, एकदम पैरेलल है, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, मींस उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये मैंने बताया है कि मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मींस अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर रखा होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, और नो फोर्स एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, अगर वो पैरेलल होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसे फोर्स लगता है उसके बारे में, है ना। हमने यहाँ पर जाना कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा अगर वो पैरेलल हुआ टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो कोई फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो स्ट्रिप है, मेटल की जो स्ट्रिप है, ये मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, मैकेनिकल फोर्स, और इस मैकेनिकल फोर्स के कारण ही जो है ये मूव कर पाया, है ना। तो ये जो मूव कर रहा है
इसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करके और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करके जो है हम मैग्नेटिक फोर्स को मींस मैकेनिकल फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट में मैंने यही बताने की कोशिश किया है। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है वो क्या हो सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करके जो है हम फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स की जो डायरेक्शन है इज ऑल्सो कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करके भी जो है हम करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा का पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगता है ना, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए इसको जो है समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने जो अभी जो मोटर समझने वाले हैं उसमें जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चीज को अभी समझाया है। ठीक है, तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, और ये मैकेनिकल फोर्स ही जो होता है वो किसी भी कंडक्टर को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये बात को याद रखेंगे, हम मोटर में भी इसे समझेंगे फिर से। अब आगे देखते हैं, आगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें मोटर के पूरे कंस्ट्रक्शन वर्किंग है ना और इसके प्रिंसिपल को अगर समझना है तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अगर हम समझते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, देखिए इस डायग्राम के थ्रू जरा समझते हैं। सबसे पहले हमें जो अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लेना। उसके बाद जो हमारा ये जो फोर फिंगर है उस फोर फिंगर को जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देना है ना। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हमारा जो फोर फिंगर है उसको उसकी तरफ लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये करंट है, जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में हमें ये मिडल फिंगर या फिर हम क्या बोले कि जो सेंटर फिंगर है उसको जो है हमें अलाइन करना है किसकी तरफ, करंट की डायरेक्शन में। मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में जो हमें ये मिडल फिंगर को अलाइन करना है ना, या उसकी तरफ जो है अलाइन करना है हमें इस मिडल फिंगर को, और फोर फिंगर को जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें पॉइंट करना है। तो हमारा जो थंब है, ये जो हमारा थंब है वो ऑटोमेटिकली जो है पॉइंट आउट करने लगेगा किसकी तरफ, फोर्स की तरफ। मतलब कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अभी तो मैंने समझा ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, राइट। तो ये जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे पता कर पाएंगे, इस थंब की मदद से। अगर मान लो कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मेरा फोर फिंगर अगर पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और हमारा जो मिडल फिंगर है वो अगर पॉइंट करे करंट की तरफ, तो हमारा जो थंब है वो ऑटोमेटिकली जो है पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड्स मोशन ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, यही है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से जरा समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा जो फोर फिंगर है, हमारा जो ये जो हमारा मिडल फिंगर है वो अगर पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारा जो करंट है वो पॉइंट कर रहा है, हमारा जो मिडल फिंगर है वो पॉइंट उस मिडल फिंगर जो है वो पॉइंट कर रहा है करंट को, तो हमारा जो थंब है वो ऑटोमेटिकली किसे रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में, उसकी तरफ जो है हमारा थंब जो है अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया, पिक्चर के थ्रू हम समझा दिया। अब जरा इनके थ्रू भी समझते हैं। होल्ड द फोर फिंगर, हमें अपने फोर फिंगर को होल्ड करना है, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट ए राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, हमें क्या करना है, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंडर
लेफ्ट हैंड आर एट ए राइट एंगल टू वन अनदर, मतलब कि अगर मेरा थंब और मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले क्या करना है, फोर फिंगर, सेंटर एंड थंब को जो है राइट एंगल पर जो है हमें अलाइन कर देना, मतलब कि ये तीनों के तीनों जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब अपने हैंड को एडजस्ट करना है, क्या करना है, अपने हैंड को एडजस्ट करना है। किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि फोर फिंगर जो है क्या करे, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो। इस तरीके से हमें मतलब कि एडजस्ट करना अपने हैंड को कि फोर फिंगर जो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो, और सेंटर फिंगर जो है वो अलाइन होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि करंट के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो थंब है, क्या हमारा जो थंब है वो किसकी तरफ अलाइन करेगा, हमारा जो थंब है वो अपने आप ही अलाइन करेगा फोर्स की तरफ, मतलब कि जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी तरफ ये अलाइन हो जाएगा, उसकी तरफ ये पॉइंट आउट करेगा, हमारा थंब जो है पॉइंट करेगा किसकी तरफ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी तरफ वो एक्ट करने लगेगा, उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जरा आगे बढ़ते, आगे क्या, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। हमने पढ़ लिया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इलेक्ट्रिक मोटर को समझना है तो, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और समझ लीजिए वो दोनों कॉन्सेप्ट को। कौन सा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या, आगे करंट इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है, क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन आ जाए, और ये आता है सीबीएसई में जो है ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि बताइए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, मतलब कि ये किस लॉ पे वर्क करता है इसके बारे में, ठीक है। ए मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच रोटेट्स कंटिन्यूअसली। इसका क्या मतलब है, यही हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वाले कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये यही फोर्स जो होता है वो उसे कंटिन्यूअसली मतलब कि लगातार जो है रोटेट करने के लिए रोटेट करवाता है ना। यही फोर्स जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर को बार बार रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। फिर से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल लिखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो प्रिंसिपल है मोटर का, द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज the when a current carrying conductor placed in a magnetic field it experience a force which rotates it continuously, जो कि इसे लगातार रोटेट करवाता है ना। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, देख लीजिए। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए भाई बहुत सारे यूज है डे टू डे लाइफ में। हमारा जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर में जो अंदर जो घूमता है ना, मसाला रखते हैं फिर वो घुमाता है मसाले को, फिर इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो है मिक्सचर बन जाता है मसाले का, है ना। या फिर हम यहाँ पर बात करें वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन में जो ये अंदर वाला पार्ट जो घूमता है जिसके कारण हमारा कपड़ा जो है साफ होता है ना। तो ये जो रोटेट हो रहा है ये भी तो किसी मोटर के थ्रू ही हो रहा है, यहाँ पर भी रोटेशन होता है, ये भी किसी मोटर के थ्रू ही होता है। या फिर हम यहाँ पर बाइक की बात करें, केटीएम की बात करें, तो इसका जो पीछे वाला टायर है उसको भी कोई ना कोई रोटेट करवाता है, और वो रोटेट कौन करवाता है, मोटर करवाता है, तो है ना। तो यहाँ पर हमारे डे टू डे लाइफ में जो है बहुत सारी चीजें जो मोटर के ऊपर ही वर्क करते हैं, है ना। हमारा फैन हो गया या फिर गैस फैन हो गया, ये सभी मोटर पे ही तो वर्क करते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि मोटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, मतलब कि मोटर का जो है कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कि वो कैसे बना हुआ, अंदर में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। तो एक मोटर के अंदर क्या होता है, एक मोटर के अंदर जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कि परमानेंट मैग्नेट क्यों है,
ठीक है। तो ये हमारे में जो परमानेंट मैग्नेट होता है, और ये दो होता है, एक इस साइड भी होता है ना। तो ये रहा मेरा दूसरा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और इसके बीच में जो, इन परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें जो है ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो फिर एंड में जो है कॉम्यूटेटर के साथ जो कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्यूटेटर है। अभी हम समझेंगे कि कॉम्यूटेटर क्या है, इसका काम क्या है ना, ये चीजें। फिर ये जो कॉम्यूटेटर है वो कनेक्टेड होता है किससे, कार्बन ब्रशेस से। तो ये हमारा कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड हो गया, और फिर ये कार्बन ब्रशेस जो है एंड में फिर बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर बैटरी स्विच से कनेक्टेड होता है, और इस तरीके से जो हमारा ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है ना। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, मतलब कि मोटर किस तरीके से वर्क करता है। अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया कि मोटर के अंदर जो है दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, और इन परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो कि रोटेट करता है ना। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो ये जो एंड है वो कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, और फिर ये कम्यूटेटर इस कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होता है। फिर ये कार्बन ब्रशेस जो है ये बैटरी से एंड में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मोटर का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी वर्किंग, मतलब कि ये वर्क कैसे करता है ना। इसकी वर्किंग को समझने से पहले जो है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कम्यूटेटर क्या है ना। ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर क्या है, और ये कार्बन ब्रशेस क्या है, ठीक है। देखते हैं पहले कार्बन ब्रशेस क्या है, कम्यूटेटर क्या है। द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर रिंग इज ए रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। मतलब कि ये जो कम्यूटेटर है ये हमारे कॉइल में जो, मतलब कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो करंट है इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। ये जो कॉइल में ये जो कॉइल है, यहाँ देखिए पहले करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे 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 जा रहा है। तो ये करंट को डायरेक्शन को जो है चेंज करता है, कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। कम्यूटेटर इज ए डिवाइस, कम्यूटेटर जो है इस तरीके से जो यूज किया गया है, डिवाइस नहीं है सॉरी, है ना। तो ये कम्यूटेटर इस तरीके के छोटे, इस तरीके से जो रिंग टाइप का होता है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को कनेक्ट करता है खुद से, ठीक है। और ये जो है रोटेट करता है, ये कॉइल के साथ जो है ये साथ में ये रोटेट भी करता है ना। तो ये करता क्या है, तो ये जो हमारा कॉइल में जो करंट है, इस करंट के डायरेक्शन को जो चेंज करने का काम करता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, वो भी समझेंगे। पहले ये हम समझ लेते हैं कि कम्यूटेटर होता क्या है। तो कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर जो होता है एक रिंग होता है जो कि जो है हमारे कॉइल में जो करंट के डायरेक्शन है उसको चेंज करने का काम करता है, ठीक है। अब कार्बन ब्रशेस क्या है, कार्बन ब्रशेस भी तो इसके साथ में कम्यूटेटर के साथ में कनेक्टेड था ना। ये कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रश क्या है जरा उसको भी देखते हैं। तो कार्बन ब्रशेस क्या है, कार्बन ब्रशेस क्या है, द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस इज टू टेक कॉन्टेक्ट विथ अ रोटेटिंग रिंग ऑफ ए कम्यूटेटर थ्रू देम टू सप्लाई द करंट टू द कॉइल। मतलब कि ये देखिए, ये जो हमारा कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश जो होता है ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, सप्लाई करवा सके। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कम्यूटेटर नहीं होता तो यहाँ पर तो सर्किट ओपन हो जाता है ना, और हम जानते हैं कि अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि बैटरी को जो है इस कम्यूटेटर के थ्रू जो है इस कॉइल से जो है कनेक्ट कर रहा है ना। क्योंकि भाई कॉइल से अगर कनेक्ट नहीं होगा तो कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा, तो वो फ्लो करवाने का काम कौन कर रहा है, ये कार्बन ब्रशेस कर रहा है ना। अब ये जो कार्बन ब्रशेस है इस कम्यूटेटर से कनेक्टेड नहीं होता, ये इसके ऊपर जो है हल्का सा टच होता है, बस टच होता है, और इसके ऊपर जो स्लिप करते रहता है। क्योंकि ये कार्बन ब्रश, ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर रोटेट करता है, जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि रोटेट करता है। ये रोटेट करके ही तो ये करंट के रिंग कॉइल जो अंदर में जो कॉइल है इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, मींस ये मूव करता है। अब मान लो कि अगर ये मूव करेगा और इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये भी तो मूव करने लगेगा ना, और बाद में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वायर जो है अपने में ही क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर जो है टूट जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा चीज ना हो इसलिए क्या हो रखा है यहाँ पर, ये जो कम्यूटेटर है इस कम्यूटेटर से ये कार्बन ब्रशेस जो है बस टच है, मतलब कि ये जो है इसके ऊपर स्लिप कर सकता है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर एक टच सा है एकदम हल्का सा, जैसे कि ये मान लो कि ये मेरा कार्बन ब्रशेस है, ठीक है, और ये हमारा कम्यूटेटर है। तो ये कम्यूटेटर से जो टच है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाए, ये
इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, पूरी तरीके से एकदम जुड़ा हुआ नहीं है, ये बस हल्का सा टच है जो कि इसके ऊपर स्लिप होता है, और इस स्लिप होने के कारण ही जो है इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाता है कॉइल में, ठीक है, थ्रू ये कम्यूटेटर के थ्रू जो है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो है करंट फ्लो हो पा रहा है, क्योंकि ये इसके साथ में कांटेक्ट में नहीं है, बस हल्का सा टच में है ना, जिसके कारण क्या होता है, ये कारण ब्रश जो इस कम्यूटेटर के ऊपर स्लिप करता है ना, स्लिप होने के कारण जो क्या होता है कांटेक्ट बना रहता है और करंट जो है रेक्टेंगुलर कॉइल में फ्लो करते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन ब्रशेज और ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल में जो है कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है उसको चेंज करने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर रिंग। और हमारा कार्बन ब्रशेज का काम क्या है, कार्बन ब्रशेज का जो काम है टू मेक अ कॉन्टेक्ट विद ए रोटेटिंग रिंग ऑफ द कम्यूटेटर थ्रू देम टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी टू द कॉइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन ब्रशेज और कम्यूटेटर के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरा इसकी वर्किंग की, मतलब कि वर्क कैसे करता है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जब परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है इधर भी और इधर भी। अच्छा, ये परमानेंट मैग्नेट क्यों यूज किया गया है, परमानेंट मैग्नेट इसलिए यूज किया गया है ताकि यहाँ पर जो एक मैग्नेटिक फील्ड मिल सके हमें, है ना। तो इस तरीके से जो हमें जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी से जो यहाँ पर ये देखिए करंट जाएगा, फ्लो होगा, फिर ये करंट इधर जाएगा, फिर ये कार्बन ब्रशेस से पास करते हुए फिर ये कम्यूटेटर के थ्रू होते हुए ये फिर ये रेक्टेंगुलर कॉइल में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ करंट गया, फिर यहाँ गया, है ना, फिर ऐसे गया करंट, फिर ऐसे गया करंट, फिर ऐसे गया करंट, और फिर ये बाहर इस तरीके से निकल जाएगा कम्यूटेटर कार्बन ब्रश से होते हुए, फिर ये वापस नेगेटिव टर्मिनल में, और फिर ये ऐसे पॉजिटिव के थ्रू होते इस तरीके से चलते रहेगा, है ना। तो यहां पर जो सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, राइट। अभी मैंने बताया, और यहाँ पर ये चीज हो भी रहा है। देखिए यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, परमानेंट मैग्नेट है। हमें पता है कि मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैंने शुरू में ही बता रखा है कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल की तरफ जाता है। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चला गया इधर, है ना। और यहाँ पर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, मींस यहाँ पर जरूर कोई ना कोई फोर्स लगने वाला है, और यही फोर्स जो है इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यही कॉइल को जो है रोटेट करवा देगा, है ना। और यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया और हमें क्या मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है, मतलब कि कॉइल रोटेट कर रहा है। तो यही तो मोटर का डेफिनेशन है ना, कि मोटर क्या है, मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और हमें दे क्या रहा है, हमें दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि घूमता हुआ हमें रोटेशन दे रहा। इस रोटेशन का यूज हम कहाँ कर लेते हैं, गाड़ियों में कर लेते हैं, टायर्स को रोटेट करवाने के लिए, या फिर हम मसाला मिक्सचर में जो है मिक्सचर को रोटेट करवाने के लिए हम यूज कर लेते हैं, राइट। हमारा क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन में जो रोटेशन होता है उसमें भी जो है हम इस चीज का यूज कर लेते हैं, है ना। तो मोटर क्या है, तो मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जरा इसको और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फोर्स लग रहा है और किस तरीके से कॉइल्स रोटेट कर रहा है, उसके बारे में भी जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले केस में क्या है कि हमने जो दो परमानेंट मैग्नेट ले लिया, ठीक है, ले लिया है, ये केस नंबर 1 है, ठीक है। ये हमने दो परमानेंट मैग्नेट ले लिया, और यहाँ पर जो हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरीके से है, ठीक है। ये कॉइल का जो दोनों एंड है ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कम्यूटेटर जो है फिर किससे कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस से। ये देखिए दोनों तरफ कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है, सॉरी कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ टच है, ये इसके ऊपर स्लिप होता है, कार्बन कम्यूटेटर के ऊपर जो है कार्बन ब्रश स्लिप होता है, कनेक्ट नहीं है। ये कनेक्ट होता तो फिर तो ये फिर से वायर को ये, क्योंकि ये रोटेट करता है ना, रोटेट करेगा तो फिर ये मिक्स कर देगा, और मिक्स करके फिर ये टूट जाएगा, है ना। तो ये कनेक्टेड नहीं है, ये इसके ऊपर सिर्फ टच है, टच बना रखा है, सिर्फ हल्का सा कॉन्टेक्ट बना रखा है ना, जिससे क्या होता है करंट जो फ्लो कर जाता है अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल में, ठीक है। अच्छा, और फिर ये कार्बन ब्रशेस जो है ये फिर बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, है ना। क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये करंट जो है ऐसे जाएगा, कार्बन ब्रशेस से होते हुए जाएगा,
फिर करंट इधर जाएगा, राइट, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर से बाहर निकल के फिर यूं आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, जरा समझिए। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या समझाया था कि अगर मैं अपना किसको, फोर फिंगर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में की डायरेक्शन में रखूं और मैं अपना मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखूं, तो हमारा जो थंब जिस तरफ इंडिकेट करेगा वो हमारे किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, हमें फोर्स की तरफ इंडिकेट करेगा। मतलब कि कंडक्टर के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा उसकी तरफ ये इंडिकेट करता है। यही मैंने सिखाया ना अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। अच्छा जरा यहां पर देखते हैं कैसे यहां पर हो रहा है। देखिए ये हमारा क्या है, करंट, करंट को हमारा जो कौन सा फिंगर को रखना था करंट की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को, तो मिडल फिंगर को जरा रखिए करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट की डायरेक्शन है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब मेरा जो फोर फिंगर है, लेफ्ट हैंड का जो फोर फिंगर होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हमारा जो मिडल फिंगर होना चाहिए वो हमें करंट की डायरेक्शन में इधर की तरफ होना चाहिए। तो हमारा जो थंब है वो अपने आप ही जो है नीचे की तरफ झुक जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब कि ए बी वाले आर्म पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब ए बी वाले कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब जरा यहां पर आते, करंट की भी डायरेक्शन इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। और मैंने तुम्हारे एक केस में बताया था कि अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही तरफ हो जाए तो वहां पर फोर्स नहीं लगता है। सिखाया था मैंने कि अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में ही अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। उसी तरीके से यहां पर भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्यों भाई 180 डिग्री, ये अगर मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन इधर है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 180 डिग्री पर और कहां पर 0 डिग्री पर फोर्स नहीं लगता है ना। अच्छा अब यहां पर जरा समझते हैं, यहां पर फोर्स कोई नहीं लग रहा, ये वाला एडी वाले आर्म पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, एबी वाले पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा। अब जरा सीडी वाले पर देखते हैं किधर फोर्स लग रहा है। अब क्योंकि देखिए ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इधर से होते हुए इधर की तरफ जा रहा है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना। अब हमें कौन सा फिंगर रखना है नीचे की तरफ, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को जरा नीचे रखिए। ठीक है, रख दिया हमने। अब क्या करना है, हमारा जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन इधर है, मतलब कि ये हमारा अपने फोर फिंगर को जो है इधर की तरफ रखना है, मिडल फिंगर को नीचे की तरफ रखना है। तो हमारा जो थंब जिधर पॉइंट करेगा वो इस आर्म पे फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि इस आर्म पर सीडी वाले आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि फोर्स जो होता है वो करंट के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर कहां फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, और इस वाले आर्म पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, कपल ऑफ फोर्सेस है। तो यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट हुआ और इस टॉर्क के कारण ही जो है ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मींस ये जो सीडी वाला पार्ट है अब ये रोटेट घूमते 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 एबी की तरफ आ जाएगा, और ये एबी वाला पार्ट जो है वो घूमते 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 नीचे से घूमते 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 सीडी की तरफ आ जाएगा। तो ये जो पहला वाला केस है वो अब ये वाला केस बन जाएगा। राइट, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हुआ क्या कि ये जो हमारा जो पहले एबी वाला पार्ट था वो अब इधर की तरफ आ चुका है, और ये जो इधर जो सीडी वाला टाइप पार्ट था वो अब इधर की तरफ आ गया, है ना। ये क्यों हो गया है, क्योंकि रोटेशन हो गया, ये 180 डिग्री जो घूम गया है, 180 डिग्री यहां पर घूम गया है, तभी तो ये वाला पार्ट इधर आ गया और इधर वाला पार्ट इधर की तरफ चला गया। मींस ये 180 डिग्री घूम गया। और ये घुमा क्यों है, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एबी वाले पार्ट पे एंड सीडी वाले पार्ट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हैं। मींस यहाँ पर टॉर्क लगा, इस वजह से 180 डिग्री रोटेट कर गए हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा समझते हैं, यहां पर भी देखिए दो परमानेंट मैग्नेट है, ये और ये, और यहां पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है, क्योंकि यहां पर जो देखिए कम्यूटेटर कनेक्टेड है कार्बन ब्रशेस से, फिर कार्बन ब्रशेस जो है बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, मींस यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से बैटरी सप्लाई किया, ये अब ये आ गया। देखिए अब जो करंट पहले यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए कैसे चेंज हो गया। पहले जो करंट की डायरेक्शन थी
सी से डी की तरफ है। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किधर है, डी से सी की तरफ है। नोट कीजिए जरा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है सी से डी की तरफ है, एंड यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो डी से सी की तरफ है। मींस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ, इस कॉम्यूटेटर की वजह से हो गया, है ना। ये कॉम्यूटेटर जो है पहले ये यहाँ पर था, यहां से घूमते घूमते ये यहाँ आ गया। मतलब कि S1 जो था वो पहले यहाँ पर था, अब ये घूमते 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 इधर आ गया, तो ये S1 जो है वो इधर की तरफ आ गया, है ना। और ये जो यहाँ पर जो S2 था वो S2 इधर से ऐसे घूम के ये यहाँ पर आ गया, है ना। तो कॉम्यूटेटर घूमा तो ये कॉइल भी घूम गया, और कॉइल घूमा तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गया, है ना। अब देखिए करंट की डायरेक्शन जब अगर चेंज हुआ तो यहाँ से होगा क्या। अब क्योंकि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा इधर की तरफ है। मतलब कि हमें अपने मतलब कि हमारा जो फोर फिंगर है उसको जरा अलाइन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये लीजिए, हमने कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर को अलाइन। अच्छा, अब ये जो ऊपर है, ऊपर क्या है मेरा, करंट की डायरेक्शन, मतलब कि हमारा जो मिडल फिंगर है उसको जरा कनेक्ट कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मिडल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, सॉरी, मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमारा जो थंब उस टाइम पे जो पॉइंट करेगा वो किधर की तरफ करेगा, नीचे की तरफ। मतलब कि अब जो ये CD है वो नीचे की तरफ जाएगा। पहले CD किधर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, ये अब 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये CD अब नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि भाई उस तरीके का पहले सिचुएशन था, इस वजह से। अब यहाँ पर देखिए फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि भैया हमने जो है फोर फिंगर को जो है हमने अलाइन किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो थंब अपने आप ही जो है नीचे की तरफ झुक गया। नीचे की तरफ झुक गया मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखिए इस ये वाला पार्ट में, इस वाले पार्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अभी मतलब पहले भी बता रखा और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो कि ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो भी जो है यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता, यहाँ पर भी कोई फोर्स नहीं लगता। तो ना ही तो फोर्स इस वाले आर्म पे लगेगा, CB वाले आर्म पे लगेगा, और ना ही यहाँ पर AD वाले साइड लगेगा फोर्स, ना ही CB वाले की तरफ ना ही तो AD की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखिए AB वाले पार्ट पे किस तरीके का फोर्स लग रहा है। देखिए करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड को जो है मतलब कि हमारा अपना जो फोर फिंगर है उसको पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हमारा जो मिडल फिंगर है उसको पॉइंट करना है किधर के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को हमें करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। तो हमारा जो थंब है उस केस में अपने आप ही जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा। मीन्स इस वाले साइड पे जो फोर्स लगने वाला है वो ऊपर की तरफ लगने वाला है। ये AB वाले साइड की तरफ जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि पहले कहां लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, पर अब क्या हो गया है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि अब 180 डिग्री रोटेट हो गया है। 180 डिग्री रोटेट होने के कारण करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो है फोर्स भी चेंज हो गया। क्योंकि मैंने अभी मतलब जब मैं फोर्स ने करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हुआ, इस वजह से यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गया, है ना। तो ये वाला जो BA वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और CD की तरफ जो वाला जो साइड है उसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर एंड नीचे बन रहा है, एक ऊपर फोर्स लग रहा है एंड नीचे फोर्स लग रहा है, मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मींस ये वाला BA वाला साइड जो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और CD वाला साइड जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ ये फिर से रोटेट करना चालू कर देगा, फिर ये इस तरीके से रोटेट करेगा और इस तरीके से जो ये घूमना चालू कर देगा। मतलब कि एक रोटेशन मतलब कि एक पूरा का पूरा जो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो कितने बार अपनी डायरेक्शन चेंज किया, 2 बार। पहले देखिए करंट इधर से ऐसे जा रहा था, है ना। अब देखिए अब ये करंट की डायरेक्शन देखिए चेंज हो गया, पहले जा रहा था A to B, अब कहां जा रहा है, B to A, चेंज हुआ ना।
यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या था, सी से डी की तरफ था, यहाँ पर करंट कहाँ है, डी से सी की तरफ है ना। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हुआ ना, कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार, एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुआ 2 बार। मतलब कि कंप्लीट रोटेशन में जो करंट की डायरेक्शन होती है चेंज, वो 2 बार होता है। और ये करंट की डायरेक्शन चेंज किसने करवाया, ये कम्यूटेटर ने करवाया ना। ये कम्यूटेटर ही जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि कम्यूटेटर जो है करंट कैरिंग कॉइल में जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। ये मत सोचना कि ये यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा, नहीं, बैटरी से तो भैया पॉजिटिव की तरफ ही से करंट निकलेगा ना, ये इधर की तरफ, ये जो हमारे जो कॉइल वाला पार्ट है, इस कॉइल वाले पार्ट में जो हमारे करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, और वो कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा का पूरा जो है मोटर यहाँ पर समाप्त होता है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण जो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन जो होती है चेंज होती है, जिसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगती है, और फोर्स लगने के कारण जो ये रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, और ये फोर्स ही जो होता है वो कॉइल को रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमने मोटर समझ लेते हैं कि मोटर क्या है, तो मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और ये हमें यहाँ पर रोटेशन मिल गया, है ना। तो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल हमने देखा कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसके कारण ये रोटेट करता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन में देख लिया कि यहाँ पर जो हम 2 मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल का जो दोनों वाला एंड है उसको हम कम्यूटेटर से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो ये करंट की डायरेक्शन को जो है चेंज कर सके हमारे करंट कैरिंग कॉइल के अंदर। ठीक है, फिर ये कम्यूटेटर जो है हमारे कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होता है। ये कार्बन ब्रश जो होता है वो करंट हमारा जो है रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट सप्लाई करने का काम करता है। फिर ये कार्बन ब्रश जो होता है हमारा बैटरी से कनेक्ट होता है। ठीक है, और इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा समझ लिया मोटर के बारे में। तो इस वीडियो को जो है हम यहीं तक रखते हैं, और इसका जो बाकी का कॉन्सेप्ट है इसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा के ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है 2 वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में जो हम इलेक्ट्रिक मोटर तक ही रखते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जेनरेटर। इलेक्ट्रिक जेनरेटर से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ लेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक और बात कि अगर आपको जो है इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जो है देख लेना, और सारा का सारा अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स जो है बना लेना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।